नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से इतिहास पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके पहले मैं एंशिएंट इंडिया से संबंधित एक लेक्चर को डिलीवर कर चुकी हूँ, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताई थी कि इतिहास को समझने के लिए विभिन्न कालखंडों में कैसे बांटा गया है। आज मेरा सेकंड लेक्चर होगा और वह नियोलिथिक एज पर होगा, अर्थात नवपाषाण काल पर होगा। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड दिलाना चाहती हूँ कि मैं अपने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या पढ़ाई हूँ। इसके पहले मैं आप लोगों को बताई थी कि इतिहास को समझने के लिए, अर्थात अध्ययन की सुविधा के लिए, हम उसको विभिन्न कालखंडों में बांटे हैं, जैसे कि प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। एक मिनट पेन ले लो। प्राक ऐतिहासिक काल को हम बहुत डिटेल्स में बताए थे आप लोगों को। फिर से एक बार बता देती हूँ कि इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसको हम प्राक ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और पूर्व ऐतिहासिक काल तथा प्री हिस्टोरिकल एज के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद में बताई थी आदि ऐतिहासिक काल तथा ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल को समझने के लिए हमारे पास क्या था? सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था, जैसे स्टोन टूल्स, पोएट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आदि ऐतिहासिक काल अर्थात प्रोटो हिस्टोरिकल एज को समझने के लिए हमारे पास दोनों साक्ष्य उपलब्ध है, पुरातात्विक और साहित्यिक। परंतु सिर्फ और सिर्फ हम पुरातात्विक साक्ष्यों का ही सहारा लेते हैं और इसके अंतर्गत आता है सिंधु सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सिंधु लिपि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है। उसके बाद ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल को समझने के लिए हमारे पास पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशियों का विवरण अर्थात तीनों स्रोत उपलब्ध है और इसके अंतर्गत आता है वैदिक सभ्यता। फिर मैं बताई थी कि प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, अर्थात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, अर्थात पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को मैं कवर कर चुकी हूँ। फिर से एक बार ब्रीफ कर दे रही हूँ। एक चीज और बता दूं कि पूर्व ऐतिहासिक काल को हम स्टोन एज के अंतर्गत रखेंगे। तो जिस तरह से पूर्व ऐतिहासिक काल को हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में डिवाइड किए थे, उसी तरह से स्टोन एज को भी हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में डिवाइड करेंगे। मीन्स पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज में। मैं पूरा पाषाण काल को बताई थी कि इसको हम फिर से 3 भाग में बांट देंगे, अर्थात निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। मैं डिटेल्स में निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल क्या है और उच्च पूरा पाषाण काल है, इसको बताई हूँ पिछले वीडियो में। जिसको अगर जरूरत पड़े वो पिछले वीडियो को अवश्य देखें। मध्य पूरा पाषाण काल को भी मैं कवर कर चुकी हूँ और आज हमें बताना है नवपाषाण काल। तो चलिए आते हैं नवपाषाण काल के बारे में समझने। नवपाषाण काल जो है ये नियोलिथिक एज है। इसका मतलब ये होता है कि नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, अर्थात न्यू स्टोन। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस काल को हम न्यू स्टोन के आधार पर समझेंगे वो क्या कहलाएगा? नवपाषाण काल। तो ये जो नवपाषाण काल है इसके बारे में हम समझते हैं। इन इंडिया नियोलिथिक एज इज नॉट अर्लियर देन 6000 BC and some places in south and eastern India
इट इज़ एज लेट एज 1000 BC। कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया में जो नियोलिथिक एज है वो 6000 BC के बाद ही शुरू होता है, और कई जगहों पर तो यह 1000 BC के बाद अस्तित्व में आता है। तो सब मिलाकर हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो नियोलिथिक पीरियड का जो प्रोग्रेशन हुआ है एट द सेम टाइम पर नहीं हुआ है, अर्थात भिन्न भिन्न समय में हुआ है। जैसे साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में 1000 BC के बाद हमें नियोलिथिक पीरियड देखने को मिलेगा, और नॉर्दर्न इंडिया में 6000 BC के बाद दिखेगा। तो एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ये मेहरगढ़ है, जो मेहरगढ़ बहुत ही फेमस नियोलिथिक साइट्स है, यहाँ इसका अस्तित्व हमें रफली 7000 BC के आसपास दिख जाएगा, जो कि उस समय इंडिया सब कॉन्टिनेंट में था, परंतु वर्तमान में यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। यह नियोलिथिक साइट है और बहुत ही फेमस है। यह इसलिए फेमस है कि कृषि के प्रथम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। यह बहुत बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में, इसलिए मेहरगढ़ को आप याद रखना। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की जो शुरुआत है वो एक साथ नहीं हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है और इसे याद रखने की ज़रूरत है। ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग की शुरुआत एक साथ हुई है, नहीं हुई है। अभी मैं आपको एग्जाम्पल में समझाई हूँ कि इंडिया में मतलब रफली इसकी शुरुआत तो 6000 BC के बाद होती है, और कहीं कहीं तो 1000 BC के बाद, जैसे कि साउदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में। तो कहने का मतलब एक ये हुआ कि नियोलिथिक पीरियड अर्थात नियोलिथिक जो एज है उसकी शुरुआत इंडिया में एक साथ नहीं हुआ है। फिर नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। 1865 में किसके द्वारा किया गया था? तो सर जॉन लुबाक द्वारा किया गया था। इनका नाम आप याद रखना। मानव सभ्यता का अस्तित्व इसी युग में शुरू होता है। यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात सोसाइटल लाइफ, ह्यूमन सोसाइटल लाइफ का जो बिगन होता है सबसे पहले इसी युग में होता है। ए रिमार्केबल प्रोग्रेस इज नोटिस इन द ह्यूमन इन द नियोलिथिक पीरियड, अर्थात जो मानव सभ्यता का अस्तित्व है इसी युग में शुरू होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब इस युग में जो नियोलिथिक मानव जो थे वो कृषि कार्यक्रम करना शुरू कर दिए थे, उसके बाद वो डोमेस्टिकेशन भी शुरू कर दिए थे। तो जब ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर एक सोसाइटल लाइफ की शुरुआत होगी। इसलिए मानव सभ्यता का जो अस्तित्व है सबसे पहले इसी युग से शुरू होगा। इसके पहले नहीं था, क्योंकि हंटिंग गैदरिंग उनका जो जीवन पद्धति था उस पर बेस्ट था, इसलिए वो एक जंगल से दूसरे जंगल में क्या करते थे, भटकते रहते थे, और वो सोसाइटल लाइफ अभी जीना नहीं सीखे थे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि नियोलिथिक विशेषताएं क्या है। तो यह महान तकनीकी परिवर्तन का काल है, क्योंकि औजार जो बनेगा इस युग में कि कला तथा अन्य वस्तुओं के बनाने में अचानक मतलब यहाँ फोकस करना है, अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। तो देयर वाज ए ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ऑफ द मेकिंग टूल्स एंड द अदर इक्विपमेंट्स यूज्ड बाय मैन। तो अचानक क्या होगा इस युग में, जो औजार जो टूल्स बनेंगे उसमें क्या होगा, बहुत अद्भुत रूप से परिवर्तन आ जाएगा। इस युग में क्या हुआ है कि जो पॉलिशदार पत्थरों से औजार बनाए गए हैं, जो कि पहले की औजारों की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा बेहतर और कारगर साबित हुए हैं। इसके पहले जो मैं पैलियोलिथिक एज, पूरा पसाड़ काल और मिसोलिथिक एज जो मैं बताई हूँ, उसमें मैं बताई हूँ कि उस समय पॉलिशदार पत्थरों से औजार नहीं बनाए जाते थे। उस समय क्या होते थे, रफ पत्थर से औजार बनाए जाते थे, जो कि एक तरह से उनकी जो कार्यशैली थी, जो कार्य पद्धति थी, उतना बेहतर नहीं थी। लेकिन इस युग में क्या होगा, एक अचानक परिवर्तन आएगा टूल्स बनाने में, जिसको हम कह सकते हैं कि महान तकनीकी परिवर्तन होगा इस समय। और वो क्या होगा कि औजार बनाने के जो स्वरूप है, जो तरीका है, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। और अब इस समय जो औजार बनेंगे वो पॉलिशदार पत्थरों से औजार बनने लगेंगे। तो और जब
पॉलिस्टर पत्थर से जो औजार बनेंगे तो पहले के औजार से क्या होंगे, बेहतर होंगे, कारगर होंगे। इससे क्या फायदा हो जाएगा कि जो शिकार करते थे या काटने का काम जो करते थे उसमें और वो क्या हो जाएंगे, दक्ष हो जाएंगे। तो टूल्स एंड जो जो टूल्स है और जो इम्प्लीमेंट्स है वेयर द नाउ मेड ऑफ द पॉलिश्ड स्टोन। तो पॉलिश्ड स्टोन को आपको यहाँ क्या करना है, पॉलिश्ड स्टोन को आपको यहाँ पर याद रखना है। पॉलिश्ड स्टोन से इस समय क्या होंगे, औजार बनेंगे। द पॉलिश्ड एक्सिस वेयर द फाउंड टू बी द मोर इफेक्टिव। मैं बताई हूँ कि पहले से क्या हो जाएंगे, वो बेहतर हो जाएंगे। और किस लिए बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हंटिंग एंड द कटिंग करना और इजी हो जाएगा। फिर इस समय क्या होगा कि व्यापक स्तर पर कृषि कार्य शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पशुपालन का विकास होगा, पशुपालन का भी क्या हो जाएगा, विकास होगा। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कृषि कार्य और पशुपालन का साक्ष्य इसके पहले हमें मिल चुका है मेसोलिथिक एज से। और दो साइट्स भी मैं बताई थी, आदमगढ़ और बागौर। बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, और वहीं से सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। लेकिन इस युग में क्या होगा कि व्यापक स्तर पर कृषि कार्य और पशुपालन की शुरुआत हो जाएगी तथा ग्राम समुदाय का आरंभ इसी युग से होगा। ग्राम समुदाय का आरंभ आखिर इसी युग से क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कृषि कार्य और पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। तो कृषि कार्य और पशुपालन का कार्य तो कहीं एक जगह रुक कर ही किया जा सकता है, जंगलों में एक जंगल से दूसरे जंगल में जाकर ऐसा तो किया नहीं जा सकता है। यही वजह है कि नवपाषाण काल में ग्राम समुदाय का क्या हुआ था, अस्तित्व सर्वप्रथम देखने को मिला था। तो ये वीवीआई पॉइंट्स है, इसको आप याद रखना कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, नियोलिथिक एज में जो विलेज कम्युनिटी जो था वो क्या हुआ था, अपीयर हुआ था। तो द प्रैक्टिस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन बिगेन, जो कि पहले बताई, अभी जस्ट बताई हूँ कि कृषि कार्य का प्रारंभ और पशुपालन का विकास हो गया था। मैं यहाँ पर इंग्लिश टर्म्स को इसलिए यूज कर दे रही हूँ क्योंकि यूपीएससी में प्रायः हिंदी के शब्दों का जो प्रयोग होता है बहुत ही कठिन स्तर पर होता है। कभी कभी तो इस स्तर पर होता है कि वो हिंदी विद्वान के अलावा आम लोगों की समझ के परे होता है, इसलिए आपको इंग्लिश टर्म्स भी जानना जरूरी है। द कल्टिवेशन ऑफ द प्लांट एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द विलेज कम्युनिटीज। विलेज कम्युनिटी क्यों अस्तित्व में आया, क्योंकि हम उस समय के जो नियोलिथिक जो मानव थे वो डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर को डेवलप कर लिए थे। और जब ये दोनों डेवलप हुआ तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि विलेज कम्युनिटी अस्तित्व में आ जाएगा। फसलों की बात करते हैं तो फसलों में गेहूँ, ठीक है, गेहूँ फसलों में वो क्या करते थे, गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ का उत्पादन विभिन्न क्षेत्रों में होता था। तो वीट, बार्ले, राइसेस, मिलेट वेयर द कल्टिवेटेड इन द डिफरेंट एरियाज एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। चावल का उत्पादन मुख्यतः पूर्वी भारत में होता था, मुख्यतः, ठीक है ना, मुख्यतः पर ध्यान देना, हालांकि अन्य जगहों पर भी होता था लेकिन मुख्य रूप से क्या होता था, पूर्वी भारत में होता था। राइस कल्टीवेशन वाज एक्सटेंसिव इन द ईस्टर्न इंडिया। कोल्डिहवा एक प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है, कोल्डिहवा जो कि यूपी में है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है कि वन्य और कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो कोल्डिहवा बहुत ही इम्पोर्टेंट नियोलिथिक साइट है, इसे याद रखने की जरूरत है क्योंकि यहाँ से वन्य और कृषिजन्य दोनों प्रकार के चावल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद पशुओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पशुओं में क्या क्या पाला जाता था, जैसे कि भेड़, बकरी और अन्य मवेशियों को भी क्या किया जाता था, व्यापक स्तर पे पाला जाता था। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ द शीप, गोट्स एंड द कैटल वाज वाइडली प्रिवलेंट। ये आपको याद रखना है कि पशुपालन का साक्ष्य तो हमें मेसोलिथिक अर्थात मध्यपाषाण काल से ही मिलने लगता है, लेकिन व्यापक स्तर पर पशुपालन के जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो नियोलिथिक अर्थात नवपाषाण युग से शुरू होती है। उसके बाद पोएट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोएट्री, मृदभांड और मिट्टी के बर्तन,
तो जो मृदभांड के प्रयोग के प्राचीनतम जो साक्ष्य है, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो मृदभांड के प्रयोग के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिला है वो इसी युग से मिला है। प्रारंभिक अवस्था में हस्त निर्मित मृदभांड बनाए गए, परंतु आगे चलकर जो चाक निर्मित मृदभांड भी बनने लगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर आपका कंसेप्ट चेक किया जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम में कि इस युग में केवल हस्त निर्मित मृदभांड बनाए गए। नहीं, इस युग में दोनों तरह के मृदभांड बनाए गए, अर्थात हस्त निर्मित मृदभांड भी बनाए गए और चाक निर्मित भी मृदभांड बनाए गए। ठीक है। अर्ली स्टेज में क्या होता है कि हैंडमेड पोएट्री बनाए गए हैं, और लेटर स्टेज में फुट वेल्स, ये जो लेटर स्टेज है, इन द लेटर स्टेज फुट वेल्स पोएट्री बनाए गए हैं, अर्थात दोनों तरह के पोएट्री बनाए गए। नोट करके मैंने एक पॉइंट को लिखी हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चौपानी मांडो। चौपानी मांडो एक नियोलिथिक साइट है। यहाँ से संसार में, न सिर्फ इंडिया में बल्कि संसार में क्या है कि मृदभांड बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। तो इसलिए चौपानी मांडो आपको याद होना चाहिए। चौपानी मांडो यूपी एक नियोलिथिक साइट है और यहाँ से संसार में मृदभांड बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आपको याद करने की जरूरत क्या क्या है, ये है कि इस युग में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर पशुपालन कार्यक्रम शुरू होता है, कृषि का कार्यक्रम शुरू होता है। पशुओं में वो भेड़, बकरी और विभिन्न तरह के मवेशियों को पालना जान गए थे। विलेज कम्युनिटी की शुरुआत होती है, और उसके बाद दे न्यू अबाउट मेकिंग फायर, वो आग जलाना जान गए थे, और पोएट्री अर्थात मृदभांड को भी बनाना वो जान गए थे। एक चीज और बता दूं कि पोएट्री इस युग में ही क्यों बना, इसके पहले वाले युग में वो बनाना क्यों नहीं जाने। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युग में आकर कृषि, पशुपालन के कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो जो पोएट्री जो फर्स्ट टाइम अपीयर इन द पीरियड यूज टू स्टोर, किस लिए, तो ये जो फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, also used for cooking and eating and drinking, क्योंकि इस समय जो कृषि कार्य शुरू हो गया था तो अनाज को रखने के लिए मृदभांड की जरूरत थी। उसके बाद उसी तरह कुकिंग भी, अब चूंकि अग्नि वो दे न्यू अबाउट द मेकिंग फायर, तो जब वो अग्नि जलाना जान गए थे, अग्नि के बारे में जान गए थे, आग से परिचित हो गए थे, तो भोजन भी पकने लगा था। तो आखिर भोजन किस चीज़ में पकेगा, उसके लिए तो कोई पात्र होना चाहिए। तो इसलिए क्या हुआ कि जब पात्र की जरूरत हुई तो पोट्री का वो क्या किए थे, पोट्री बनाने की कला को वो डेवलप किए थे। तो ये सारे रीजन है कि पोट्री क्यों अपीयर हुआ था फर्स्ट टाइम में। तो कृषि कार्य शुरू हुआ था, उसके बाद भोजन पकाने की कला को वो जान गए थे, और भोजन पकाने की कला को इसलिए वो जाने थे क्योंकि अग्नि का वो प्रयोग करने लगे थे, तो इसलिए पोएट्री की ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि जो प्रमुख रूप से जो नियोलिथिक नौपाषाण कालीन जो बस्तियाँ है वो महत्वपूर्ण रूप से 3 क्षेत्रों से प्राप्त होती है। देयर इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ द नियोलिथिक सेटलमेंट्स इन इंडिया। नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट से मिलेगा, और नॉर्थ वेस्ट में जो 2 फेमस जगह है कश्मीर से, एक तो बुर्जुहोम है और एक है गुफर कराल। ये दोनों ही फेमस नियोलिथिक साइट्स हैं जो कि कश्मीर से है। और नॉर्थ ईस्ट में हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में है हिल्स ऑफ असम, ये जो हिल्स ऑफ असम आएगा, और गारो हिल्स इन द मेघालय एक्सेट्रा। साउथ में हम बात कर लेते हैं तो साउथ में आपको मिल जाएगा साउथ ऑफ रिवर गोदावरी, अर्थात गोदावरी के दक्षिण में नियोलिथिक साइट्स मिलेंगे। उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट की हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में कश्मीर एक महत्वपूर्ण नौपाषाण कालीन स्थल है। कश्मीर में बुर्जुहोम जो है एवं जो गुफर कराल है, बुर्जुहोम की अभी जस्ट बात की हूँ, बुर्जुहोम और ये जो गुफर कराल है, ये 2 महत्वपूर्ण स्थल है। कश्मीर के स्थलों की महत्वपूर्ण विशेषता है गर्त निवास, अर्थात गर्त निवास के मतलब होता है भूमि में गड्ढा खोदकर रहना, निवास करना,
मतलब वहाँ पर अपने हैबिटेट को बनाना। मृद भांडों की विविधता अर्थात तरह तरह के मृद भांड बनाए गए, मिट्टी के बर्तन बनाए गए, पत्थर व हड्डियों के विभिन्न औजारों का प्रयोग। कश्मीर एक महत्वपूर्ण नौपाषाणकालीन स्थल है और कश्मीर में बुर्ज होम एवं गुफर कराल ये दो महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से हमें क्या होगा कि गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त होगा, मृद भांडों की विविधता मिलेगी और पत्थर व हड्डियों के विभिन्न औजार प्राप्त होंगे। उसके बाद बुर्ज होम में, जो बुर्ज होम है एक नौपाषाणकालीन स्थल है जो कि कश्मीर में है। मैं बार बार बुर्ज होम को बता रही हूँ क्योंकि बहुत ही फेमस साइट है नियोलिथिक। तो यहाँ से क्या होगा कि भूमि के नीचे निवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पूछा जा सकता है कि कश्मीर में गुफर कराल से भूमि के नीचे गर्त निवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। बुर्ज होम से मिला है, न कि गुफर कराल से मिला है। बस इन छोटे छोटे बारीकियों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहीं पर यूपीएससी आपको फंसा देता है। बस गहराई से इन बारीकियों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रीलिम में आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या है कि ये जो पालतू कुत्ते के मालिक के शव के साथ क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। तो बुर्ज होम डोमेस्टिक डॉग वेयर ब्यूरिड विथ देयर मास्टर इन देयर ग्रेव्स, दिस इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। बुर्ज होम इसलिए प्रसिद्ध है, इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर मालिक के साथ पालतू कुत्ते को दफना दिया जाता था और पूरे नियोलिथिक साइट्स में यह काम सिर्फ और सिर्फ बुर्ज होम में होता था, जो कि मैं लिख दी हूँ, दिस इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ऐसा होता था। गुफर कराल जो है ये भी एक नियोलिथिक साइट है जो कि कश्मीर में ही है और यहाँ से मकान के अंदर गड्ढा खोदने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर उल्टा पूछ देगा कि गुफर कराल बुर्ज होम से गड्ढा खोदने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नहीं, गड्ढा खोदने का साक्ष्य क्या हुआ है, हमें गुफर कराल से प्राप्त हुआ है। और यूपीएससी प्राय ऐसे ताने बाने को कर देता है, पहले वाले को दूसरे वाले को पहले में पूछ देता है, बस आपके सिर्फ कंसेप्ट को चेक करने के लिए। तो इसलिए आप यहाँ कॉन्शियस रहिएगा कि यहाँ से मकान के अंदर गड्ढा खोदने का हमें साक्ष्य मिल जाएगा और पत्थर के औजार मिलेंगे, कब्रगाह के साक्ष्य प्राप्त होंगे। और कहाँ से प्राप्त होंगे, ये सभी मकान के अंदर से प्राप्त होंगे। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गुफर कराल एक नियोलिथिक साइट है जो कि कश्मीर में है और यहाँ से मकान के अंदर गड्ढा खोदने के साक्ष्य तथा पत्थर के औजार और कब्रगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि गर्त निवास के साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे, वो बुर्ज होम से मिलेंगे और पालतू कुत्ते वो अपने मालिक के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा, ये भी बुर्ज होम से मिलेगा और ऐसा सिर्फ और सिर्फ बुर्ज होम में ही होगा। फिर गुफर कराल से क्या मिलेगा, मकान के अंदर गड्ढा खोदने का साक्ष्य मिल जाएगा, पत्थर के औजार और कब्रगाह के साक्ष्य प्राप्त होंगे। गुफर कराल फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग, स्टोन टूल्स एंड ग्रेवयार्ड इन हाउस। अब महत्वपूर्ण नौपाषाणकालीन स्थल की बात कर लेते हैं। हमें कुछ स्थल से याद होना चाहिए। एक तो बेलन घाटी है, ठीक है। ये जो बेलन घाटी है इसमें एक चौपानी मांडो जगह है जिसके बारे में अभी भी जस्ट में बताई हूँ कि संसार में, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे संसार में मृदभांड बनाने का, पोएट्री बनाने का साक्ष्य हमें यहीं से मिला है। तो चौपानी मांडो क्यों फेमस है, एक तो सबसे पहले ये नियोलिथिक साइट है, कहाँ है, यूपी में है और यहाँ से संसार में मृदभांड बनाने के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चौपानी मांडो से। उसके बाद पूर्वी भारत में जो पूर्वी भारत में अभी भी जस्ट इसके पहले वाले भी स्लाइड में बताई हूँ कि ये असम है, उसके बाद मेघालय है, ये गारो की पहाड़ियाँ, ये इन सभी जगहों पर क्या मिलेंगे आपको, नियोलिथिक साइट्स मिलेंगे। दक्षिण भारत में साउथ इंडिया में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कुछ नियोलिथिक साइट्स के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कर्नाटक में क्या है, मास्की है, ब्रह्मगिरी है, हलूर है, पिकली हल, शंगनकलन है और टेकलकोटा एटीसी है। आंध्र प्रदेश में उतनूर है। ये हलूर और उतनूर को आप ध्यान रखना, ऐसे यूपीएससी प्राय ऐसे ही करता है, वो पूछ देगा कि कर्नाटक में उतनूर एक प्रमुख नौपाषाणकालीन स्थल था, तो ये कर्नाटक में नहीं, ये कहाँ है, उतनूर में है। फिर पूछ देगा उल्टा करके कि
कर्नाटक में उतनूर एक प्रमुख नौपाषाणकालीन स्थल था। नहीं, कर्नाटक में क्या था? कर्नाटक में था हल्लूर, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु में क्या है महत्वपूर्ण नौपाषाणकालीन स्थल? पोचमपल्ली है, और ये आंध्र प्रदेश में उतनूर। तो कम से कम इतना नियोलिथिक साइट आपको याद होना चाहिए। बिहार में चिरांद एक नौपाषाणकालीन स्थल है, और चिरांद से हमें बोन इम्प्लांट्स भी प्राप्त हुए हैं, जो कि छपरा में है चिरांद। इस काल के मुख्य जो औजार थे, इम्पोर्टेंट टूल्स जो थे, वो खंती था जिसको सेप्ट बोलते हैं, और कुदाल था, स्पेड बोलते हैं, जिससे खेत को हम क्या करते हैं, उसके मिट्टी को उड़ेलते हैं। तो खंती और कुदाल इस युग का, इस पीरियड का, इस एज का इम्पोर्टेंट टूल्स था, और क्योंकि इससे मिट्टी को गहराई से उड़ेला जाता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस काल में आकर कृषि कार्यक्रम और जो डोमेस्टिकेशन था, प्लांटेशन था, और डेवलप्ड हुआ था, इसलिए वैसे हमें औजारों की ज़रूरत थी। तो ये नियोलिथिक्स पीरियड का कुछ मेन पॉइंट्स था और विशेषताएं थी, तो इसे आप ज़रूर याद रखना। और मैं वीडियो को यहीं पर स्टॉप करूंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा मतलब नियोलिथिक साइड में कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता है। जितने भी मैं पॉइंट्स पढ़ाई हूँ सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पॉइंट्स को आप ज़रूर याद करना, ताकि एग्जामिनेशन हॉल तक आपसे कैरी हो सके। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने सुझाव को दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो ताम्रप्रसार काल का बनाऊँ तो आपके सुझाव को कंसिडर करूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर द वीडियो।